हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज के बारे में कि कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है, कौन सी इंडस्ट्री क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। मतलब कि पिछले क्लास में हमने प्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब आज हम बात करेंगे कि गुड्स की प्रोडक्शन तो हो गई, अब वो कहाँ तक पहुंचेगा, वो अल्टीमेट बायर्स तक, अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक हम कैसे पहुंचाएंगे, तभी तो वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस इज द सम ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। खाली हम प्रोडक्शन करके गुड्स रख ले वो तो बिजनेस नहीं कहलाएगा जब तक कि उनकी सेल नहीं होगी। और सेल कैसे होगी? सेल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा कॉमर्स के थ्रू। आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which helps directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumers। मतलब जब गुड की प्रोडक्शन हो जाती है उसके बाद का जो काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, वो काम कौन करता है? वो काम करता है कॉमर्स। खाली गुड्स का प्रोडक्शन करना ही काम खत्म नहीं होता। जब तक वो बायर्स तक ना पहुंचे, जब तक गुड्स की सेल ना हो, तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाता है। There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumers. Goods are produced at one place and consumers are scattered at different places. The consumers are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturers. Goods are produced in large quantity and demanded by the consumers in small quantity. ये सब आपको क्या बता रहा है कि कंज्यूमर्स तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में बैठे हैं। अब गुड्स की प्रोडक्शन तो एक जगह हो रही है ना, गुड की प्रोडक्शन अलग अलग, हर जहां पे कंज्यूमर बैठा है वहां पे तो प्रोडक्शन होगी नहीं। किसी की फैक्ट्री कहीं दिल्ली में होगी, किसी की फैक्ट्री मुंबई में होगी। सपोज दिल्ली की फैक्ट्री में मोबाइल के कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, पर वो डिमांड तो ऑल ओवर इंडिया में ना, मोबाइल फोन्स आजकल सब यूज करते हैं, तो उसकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर द कंट्री में है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेस। और कंज्यूमर्स क्या है, बहुत सारी जगह पे बैठे हुए हैं लेकिन इनको नॉलेज ही नहीं है कहाँ क्या प्रोडक्शन हो रही है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आई, ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इनको हम हिंड्रेंसेस भी बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी बोलते हैं। ये सब जो प्रॉब्लम्स आई, ये किसने सॉल्व की? ये सॉल्व की कॉमर्स ने। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, एंड दीज ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय कॉमर्स। अब आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आए और कॉमर्स ने उसको कैसे सॉल्व किया। चलिए, सबसे पहला है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या है? द हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन में क्या है? प्रोड्यूसर्स सामान बना रहे हैं, कंज्यूमर्स कहाँ बैठे हैं, उन दोनों के बीच में लिंक नहीं बनता, उन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। तो उसके लिए कौन आए? मैन्युफैक्चर के बाद कौन आए? होलसेलर्स आए। होलसेलर से सामान कहाँ जाता है? रिटेलर्स। देन रिटेलर्स के बाद कहाँ जाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर। तो अब क्या हो गया? जो मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया उसको होलसेलर ने बल्क क्वांटिटी में खरीद लिया, फिर बल्क क्वांटिटी में खरीदने के बाद उसने रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर ने होलसेलर से सामान ले लिया, अब कंज्यूमर कहां से सामान लेगा? कंज्यूमर सामान लेगा रिटेलर से। तो ऐसे क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक बन गया जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कॉमर्स ने रिमूव किया ये हिंड्रेंस थ्रू ट्रेड। और ट्रेड, ये जो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, इनको हम ट्रेडर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रेड में हेल्प करते हैं। मतलब एक जगह से सामान लेने में, दूसरी जगह में सेल करने में। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर। ये एक ऐसी जगह है जो लिंक बना देती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। जैसे कि गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, होलसेलर ने उनसे गुड्स खरीद लिए, अब होलसेलर ने एक बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीद लिए। अब रिटेलर्स किसको कांटेक्ट करते हैं? रिटेलर्स होलसेलर्स के पास जाते हैं, वो उनसे गुड्स लेते हैं। अब रिटेलर्स के पास भी गुड्स पहुंच गए, अब कंज्यूमर कहां से गुड्स लेगा? कंज्यूमर लेगा रिटेलर से। कंज्यूमर जाकर रिटेलर से
गुड्स परचेज कर लेता है। अब क्या हुआ, मैन्युफैक्चर किसने किए, मैन्युफैक्चर कहीं हुआ, अब अल्टीमेटली वो पहुंच गए किसके पास, कंज्यूमर्स के पास। तो ऐसे क्या हुआ, कॉमर्स ने ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये जो ऑब्स्टिकल आया कि मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर्स के बीच में जो लिंक बनाया, वो किसने बनाया, कॉमर्स ने बनाया थ्रू ट्रेड, ट्रेडर्स को बीच में लेके आया, जिससे कि ये ऑब्स्टिकल हट गया। नेक्स्ट बात करते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या होता है कि गुड्स जो है, द हिंड्रेंसेस अकर्स ड्यू टू ज्योग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब ये क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर्स मतलब गुड्स कहीं और प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंज्यूमर्स कहीं और बैठे हैं। तो अब ये हिंड्रेंस कैसे रिमूव हुआ, द प्रोड्यूसर नीड्स टू मेक हिज गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स हु आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। अब ये कैसे रिमूव हुआ, अब गुड्स तो एक जगह बन गए और कंज्यूमर्स कहाँ बैठे, अब कंज्यूमर्स डायरेक्टली तो जाएंगे नहीं मैन्युफैक्चर के पास गुड्स लेने, या मैन्युफैक्चर ने गुड्स प्रोड्यूस भी करे वो जा जाके कंज्यूमर्स तक तो नहीं पहुंचाएगा ना। अब ये जो है पहुंचेंगे गुड्स कैसे, ठीक है होलसेलर ने खरीद लिए, बट गुड्स पहुंचाएंगे कैसे, तो ये मीडियम क्या था, ये ट्रांसपोर्टेशन से सॉल्व हुआ। मतलब गुड्स पहुंचाए जाएंगे, चाहे एयरवेज से पहुंचाए जाएं, चाहे रोडवेज से पहुंचाए जाएं, चाहे रेलवे से पहुंचाए जाए, जैसे भी गुड्स पहुंचाया जाए। तो ये किस में आ गया, ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में। तो ट्रांसपोर्ट मीन्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। ट्रांसपोर्ट जो है मूव करता है, गुड्स को लेके जाता है जहां से वो प्रोड्यूस हुए, ये पहुंचा देता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, या जहां पे गुड्स की रिक्वायरमेंट है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे गुड्स स्टोर्ड है, वहां पे कभी भी कोई भी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, जैसे कि रिस्क क्या हो सकता है, मतलब कि फ्लड आ सकती है, चोरी हो सकती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब रिस्क है बिजनेस में, मतलब कोई भी रिस्क आ सकता है। अब ये सब रिस्क तो आ गए, अब इन रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आया, इंश्योरेंस लेके आया कॉमर्स। गुड्स की इंश्योरेंस होगी, मतलब कि जो अनसर्टेनिटीज है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ कभी कुछ भी हो सकता है, लाइक फ्लड है, हम कोई क्या कहते हैं मान सकते हैं कि अभी फ्लड आ जाएगी या कब आ जाएगी, नहीं मान सकते ना, या वो कब है, वो रेन के ऊपर डिपेंड करेगा कि बहुत सारी बारिश हो गई तो फ्लड हो गई है। तो ये हमारे हाथ में जो चीजें नहीं है, उन गुड्स को एंड सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए कौन आया, इंश्योरेंस आया। जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर unaware about the new goods produced by the manufacturer, as there is no direct communication between the manufacturer and the ultimate consumers. अभी जैसे कि हम बात करें कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई भी उनके कम्युनिकेशन गैप है उनके बीच में। अब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स, अब वो पहुंचाएगा कैसे कंज्यूमर्स तक, कंज्यूमर्स को कैसे मालूम, हम यहाँ बैठे हैं, हमें क्या पता कहाँ क्या बन रहा है, नहीं मालूम ना। तो हमें मालूम कैसे पड़ता है, वो हमें मालूम पड़ता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जो एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर में देखो, चाहे आप टीवी में देखो, चाहे आप फोन यूज कर रहे हो, आजकल उसमें भी एड्स आ रहे हैं, कोई आप वीडियो देख रहे हो बीच में ऐड आ रहा है, तो वो क्या है, वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हमें जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें अवेयरनेस नहीं है जिनकी, वो हमें किसके थ्रू पता लग रहा है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कॉमर्स ने एडवर्टीजमेंट लाके ये हिंड्रेंस भी रिमूव किया कि हमें जो अवेयरनेस नहीं थी प्रोडक्ट्स की। The advertisement branch of commerce helps in removing the hindrance of knowledge by spreading the awareness about the new products and their utility. चलिए नेक्स्ट कौन सा हिंड्रेंस आया, अब नेक्स्ट हिंड्रेंस आया हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस। ये हिंड्रेंस क्या है, द हिंड्रेंस occurs due to a requirement of capital to undertake the above activities. अब हर जगह क्या जरूरत है आजकल, सब कहीं भी आप जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मनी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब जो हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट की, जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये सब किस में है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट तो होंगे नहीं ना। अब इनको रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मनी की जरूरत पड़ेगी। या मनी कौन प्रोवाइड करेगा, मनी मतलब मैन्युफैक्चर, या मनी कह लो, मनी कहां से आता है, मनी आता है बैंक से। The hindrance occurs due to requirement of capital
to undertake the above activities, commerce remove this hindrance through banking and financing institution. ये क्या करते हैं, हमें या तो किसी को कैपिटल की जरूरत है, उसको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है मनी ही है एक्सचेंज का मीडियम. हम गुड्स परचेज कैसे करेंगे जब तक हमारे पास मनी नहीं होगा? तो ये मनी हमें कहां से आता है, कौन देता है? इट्स फ्रॉम बैंकिंग. मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता, नो डाउट, हमें उसको अर्न करना पड़ता है, बट ये मनी आता कहां से? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है. They provide the requisite capital to carry on various activities. अलग अलग एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम. अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम में क्या है? This hindrance occurs due to time gap between the production and consumption of goods. सपोज कोई गुड्स है जिनको सीजनल, एक पर्टिकुलर सीजन में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है. सपोज जैसे वीट, ये और थ्रू आउट द ईयर तो मैन्युफैक्चर नहीं होती ना, थ्रू आउट द ईयर तो हम इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं. तो एक बार ही ग्रो कर दिया, पर हम खाते क्या है? पूरे साल हम वीट खाएंगे. तो ये क्या है, हमने एक बार ही मैन्युफैक्चर कर लिया, रिक्वायरमेंट तो इसकी थ्रू आउट द ईयर है. अब हम क्या करेंगे, एक बार ही मैन्युफैक्चर करके अब क्या करेंगे, हम उसको स्टोर करेंगे. कहाँ स्टोर करेंगे? वेयर हाउसेज में. तो ये वेयर हाउस और स्टोरेज प्रॉब्लम, ये जो थी, जो प्रॉब्लम आई कि कहाँ स्टोर करें, ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? कॉमर्स ने सॉल्व की. The hindrance occurs due to time gap between production and consumption of goods. ये जो टाइम गैप आया, इसको भरने के लिए, मतलब गुड्स को स्टोर करने के लिए हमने क्या लिया? हमने वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में इनको गुड्स को स्टोर किया. Storage and warehousing facilities activities remove the hindrance of time by facilitating holding of stock of goods to be sold as and when required. एक बार हम उसको स्टोर कर लेंगे, जैसे जैसे डिमांड आएगी हम गुड्स को प्रोवाइड करते जाएंगे, हम उनको देते जाएंगे आगे. तो चलिए, अभी तो हमने बात कर ली कॉमर्स की कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या हिंड्रेंसेस आए. तो वो तो कॉमर्स ने सॉल्व कर दिया. अब कॉमर्स जो है टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट इज ट्रेड एंड नेक्स्ट इज एड्स टू ट्रेड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड की, कि ट्रेड क्या होता है. ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को खरीदना एंड गुड्स को सेल करना इस ट्रेडिंग कहलाता है. देखिए, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट. अभी हमें कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स. ये जो है ट्रेड, ये हेल्प करता है. जैसे कि अभी हमने बात की थी मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स की, वो सब क्या है? वो है ट्रेडर्स हैं, जो कि गुड्स को, प्रोड्यूस्ड गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड ना हो तो क्या होगा? Both producers and consumers will have to search for each other and it would not be possible to undertake production activities on large scale. मतलब अगर ये नहीं होंगे, बीच में ट्रेडर्स नहीं होंगे, ट्रेड नहीं होगी, तो मैन्युफैक्चरर्स को भी अपने कस्टमर्स को ढूंढना पड़ेगा और कंज्यूमर्स को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, हम किससे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. वो डायरेक्टली, अब कोई बैठा है राजस्थान, अब उसको गुड्स चाहिए कोई साउथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि टी, अब वो जाके वहां, क्या जिसको टी चाहिए वो क्या जाएगा वहां से लेके आएगा? ऐसा नहीं है. गुड्स क्या किए जाते हैं? थ्रू ट्रेड उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं. इसलिए ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Trade removes this by creating a link between the producers and consumers. ये एक ट्रेड क्या है? लिंक बना देता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में. लिंक क्या है? लाइक गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, देन होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं बल्क क्वांटिटी में, देन रिटेलर्स होलसेलर से खरीदते हैं, देन कंज्यूमर रिटेलर से खरीदते हैं. द पर्सन, और जो पर्सन्स इसके बीच में एंगेज होते हैं, जो पर्सन्स ट्रेड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स बोलते हैं, मिडल मैन बोलते हैं, इंटरमीडियरीज बोलते हैं. तो आइए देखते हैं अब ट्रेड कितने टाइप की है. ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड की. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल. इंटरनल मतलब अंदर. अब ट्रेड जो हमारे विद इन द कंट्री हो रही है, मतलब हम किसी बाहर से डील नहीं कर रहे हैं. जो सपोज हम इंडिया की बात कर रहे हैं,
तो इंडिया में जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जा रहे हैं, मतलब सपोज दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, कहीं गोवा से जम्मू जा रहे हैं, तो क्या है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ये ट्रेड हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, और ये अपनी ही करेंसी में होगा। लाइक हमारी करेंसी क्या है, रुपीज। अगर हम कोई भी डील कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो किस में करेंगे, हम रुपीज में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए करेगा तो यूएसए अपनी करेंसी में करेगा, वो डॉलर्स में करेगा विद इन हिज ओन कंट्री। हाँ, internal refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of the country। मतलब हमने अपनी कंट्री के दायरे में रहना, उसी के अंदर रह के ही इंटरनल ट्रेड होएगा। इसको और भी नाम से जानते हैं हम, जैसे कि होम ट्रेड। Under the internal trade, goods and services are bought and sold in the home currency only। जो हमारी कंट्री की करेंसी है, ट्रेड भी उसी करेंसी में होगा। Both buyer and seller should belong to the same country। जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है वो सेम कंट्री का ही होना चाहिए, तभी इंटरनल ट्रेड इज पॉसिबल। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। As the name suggests, wholesale। wholesale का मतलब क्या होता है, गुड्स को बाय करना लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में। और ये किससे बाय करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स से बाय करते हैं। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं लेके आते। ये एक पर्टिकुलर, सपोज कोई डील कर रहा है सर्फ में, तो खाली वो सर्फ ही रखेगा। ये नहीं कि वो सर्फ भी रख रहा है, वो सोप भी रख रहा है, वो शैम्पू भी रख रहा है, वो आपके पल्सेस भी रख रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट एक ही होती है, मतलब वो एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन इन बल्क क्वांटिटी। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। यहां ज्यादा क्वांटिटीज में गुड्स लिए जाते हैं। The wholesalers buy goods directly from the manufacturer and sell these goods। वो कहां से लेता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है और सेल किसको करता है, रिटेलर्स को सेल कर देता है। जनरली होलसेलर इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब उसकी एक ही, जैसे कोई होलसेलर है, एक होलसेलर काम कर रहा है सर्फ का, उसके पास सर्फ का बल्क क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। एक होलसेलर काम कर रहा है पल्सेस का, उसके पास आपको पल्सेस की रेंज मिल जाएगी इन द बल्क क्वांटिटी। ही मेंटेन्स अ लार्ज स्टॉक। इनके पास क्या होता है, बहुत बल्क में बहुत लार्ज स्टॉक होता है। A large amount of capital is required in wholesale trade। wholesale trade क्योंकि इसमें पैसा बहुत चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आप बल्क में सामान खरीदोगे मैन्युफैक्चरर्स, और मैन्युफैक्चरर्स मोस्टली कैश में ही डील करते हैं। आप होलसेलर्स के लिए, होलसेलर्स हो, आपको एक होलसेलर बनने के लिए आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए, तभी आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बल्क में क्वांटिटी में माल या स्टॉक खरीद सकते। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड क्या कहता है, रिटेल ट्रेड इट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज। पहले में क्या था, ज्यादा क्वांटिटी थी। अब क्या है, जो रिटेलर्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में डील करते हैं, और इनके पास आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सपोज कोई शॉपकीपर है, अब किसी शॉपकीपर शॉप पे जाओ, जैसे सपोज आपके घर के पास शॉप है, परचून की शॉप है, तो वहां पे क्या है, ये थोड़ी कि आपको वो सिर्फ सर्फ दे रहा है। उसने क्या किया, थोड़ा सा सर्फ एक होलसेलर से ले आया, सोप किसी और होलसेलर से मंगा ली है, पल्सेस किसी और से मंगा ली, राइस किसी और से मंगा लिया, टूथब्रश किसी और से मंगा लिया। तो उसने क्या करना है, उसने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखने हैं अपने पास। रिटेलर्स ऐसा नहीं कर सकता कि बल्क में लेके रखे, फिर वो रिटेलर तो कहलाएगा नहीं, फिर वो तो होलसेलर कहलाएगा। रिटेलर के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। The retailers buys goods from the wholesaler and sell these goods to ultimate consumers। रिटेलर्स क्या करते हैं, गुड्स जो हैं कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। A retailer serves as a link between। ये किसका लिंक है, रिटेलर्स किसके बीच में लिंक बनते हैं, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में। मतलब मैन्युफैक्चरर से लिया, देन होलसेलर ने अपने तक लेके आया, देन होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर से फिर हम एज अ कंज्यूमर्स जाके परचेज कर लेते हैं। तो चलिए अब तो हो गई हमारी कंट्री की बातें। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड की, कि बाहर ट्रेडिंग कैसे होती है। विद इन द कंट्री तो आपको समझ में आ गई कि हम विद इन द कंट्री में अपनी ही बाउंड्रीज में हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, और अपनी ही करेंसी में करते हैं।
लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड में इट इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन द पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। यहाँ पे 2 और मोर कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, विद इन द कंट्री नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब हमने गुड्स को बाहर भेजेंगे या बाहर से लेके आएंगे, मतलब हम कंट्रीज में डील करेंगे। सपोज किसी कंट्री की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लाइक हमें यूएसए की टेक्नोलॉजी पसंद है, तो हम क्या करेंगे? हम यूएसए से डील करेंगे कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो। तो हमने क्या किया? उससे टेक्नोलॉजी खरीद ली। और हमारे इंडिया में क्या है? वीट की बहुत सारी प्रोडक्शन होती है, तो हमने क्या किया? इंडिया ने वीट की प्रोडक्शन जो है वो क्या किया? वीट को ब्राजील में सेल कर दिया। तो क्या हुआ? ये हम कंट्रीज में डील कर रहे हैं, मतलब वीट कहाँ सेल हुई? ब्राजील में सेल हुई। हम टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आए? हम यूएसए से लेके आए। तो हमने कैसे डीलिंग की? कंट्रीज में डील कर रहे हैं। इसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड भी 3 टाइप्स के होते हैं। अब क्या क्या है वो? इट्स द इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट करना, मतलब हम किसी और कंट्री से कुछ खरीद के अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं। इंपोर्ट मींस लाना, मतलब किसी कंट्री से हमने खरीदना। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, यूएसए से टेक्नोलॉजी हमने खरीद ली। तो हमने खरीद ली मतलब कि हमने यूएसए से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया। और वीट का क्या किया? वीट को हमने ब्राजील में सेल किया। अगर हमारी कंट्री या कोई कंट्री किसी और कंट्री को सेल करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, मतलब भेजना बाहर। और एंट्री पोर्ट क्या होता है कि एक कंट्री से आप परचेज करो और फिर नेक्स्ट कंट्री में आप बेच दो, मतलब इंपोर्ट कहीं और से करो देन एक्सपोर्ट कहीं और कर दो। आइए देखते हैं क्या है इंपोर्ट। इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री से। जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया इन केस ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। जैसे कि इंडिया क्या करती है? चाइना के टॉयज इंपोर्ट करती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा टॉयज के पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। तो क्या किया हमने? इंडिया ने चाइना के टॉयज को इंपोर्ट किया, अपनी कंट्री में लेके आया। और एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट है सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री, कि हमने बाहर की कंट्री को सामान बेच देना। ये गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट ट्रेड को, क्योंकि इससे क्या होता है कि फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आती है, पैसा आता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ टी फ्रॉम इंडिया टू जापान इन केस इज द केस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। सपोज टी की मैन्युफैक्चर है हमारे पास, तो हमने उसको जापान में सेल कर दिया, तो वो क्या हुआ? एक्सपोर्ट किया, हमने उसको सेल किया और उसने हमें क्या किया? उसने हमें पे किया। तो वो क्या हुआ? करेंसी आ रही है हमारे कंट्री में, मतलब हम पैसा अर्न कर रहे हैं उससे। अब बात करते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड की। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ ट्रेड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब ये हम ट्रेड, ऐसा ट्रेड है कि हम एक जगह से खरीदते हैं। हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? अपने यूज के लिए इंपोर्ट नहीं करते हैं, हमने इंपोर्ट करते हैं उसको आगे सेल करने के लिए। इधर से इंपोर्ट किया, इधर से एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज एंट्री पोर्ट ट्रेड। जैसे कि अ ट्रेडर इंपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना। एक ट्रेडर ने क्या किया? चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स को इंपोर्ट किया, फिर उसने क्या कर दिया? देन एक्सपोर्ट स्टेम टू नेपाल विदाउट सेलिंग इन इंडिया। मतलब अपनी कंट्री में सेल नहीं करना है, अपनी कंट्री में सेल हो जाएगा तो दैट इज इंपोर्ट। मतलब सामान इधर से लेके आना है, उसको बिना सेल किए उसको क्या कर देना है? दूसरी कंट्री में आपको बेच देना है, दैट इज एंट्री पोर्ट ट्रेड। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल टिल हेयर। तो आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। तो एड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, तो चलिए अब बात करते हैं एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। अब एड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या मतलब होता है? एड्स मतलब जो चीजें, जो सर्विसेज हमें हेल्प करती हैं ट्रेडिंग में। द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। मतलब जो चीजें हमें हेल्प कर रही हैं ट्रेडिंग में। दीज एक्टिविटीज मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ईजी बना देती हैं। अब सबसे पहले क्या ऑक्सिलरी टू ट्रेड है? फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सारी जो सर्विसेज है टर्शरी इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया। अब आप पढ़ोगे तो एक तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, तो ध्यान से पढ़ना।
ट्रांसपोर्ट क्या करता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जो गुड्स को, जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको लेके पहुंचाना कहां तक? अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस whereas they are demanded and different place of the country। उनकी डिमांड जो है अलग अलग जगह पे होती है। तो ये जो ऑब्स्टिकल है, ये जो हिंड्रेंस आया, ये कैसे रिमूव हुआ? ट्रांसपोर्टेशन से। लेबर इज ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब सपोज एक फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर उसी एरिया के ही लेबर्स हों। वो मतलब सपोज दिल्ली में कोई फैक्ट्री है, अब जो लेबरर्स हैं, कोई बिहार का हो सकता है, कोई यूपी का हो सकता है, कोई राजस्थान का हो सकता है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज से भी लेबर वहां आके काम करती है। तो ये लेबर आती कैसे है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। चाहे बस से आएंगी, चाहे ट्रेन से आएंगी, ये सब कैसे आएंगी? तो ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, क्योंकि गुड्स को पहुंचाने में, लेबर्स को पहुंचाने में, सब किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि इन सारी सर्विसेज को सपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन को आप बैकबोन भी कह सकते हो ट्रेड का। क्यों? क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, सपोज यहां से हमने सामान भेजा थ्रू ट्रांसपोर्ट, भेज दिया, अब आपको क्या पता सामान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वेयर हाउस तक? नहीं पता हमें। तो क्या करते हैं? वो कॉन्टैक्ट कौन बनाता है बीच में? चाहे आप टेलीफोन से करो, चाहे आप मेल्स के थ्रू करो, जैसे भी करो, वो कॉन्टैक्ट कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो कॉन्टैक्ट बन पाएगा कि हाँ गुड्स पहुंच गए हैं। फिर वेयर हाउस मैनेजर किसको कॉन्टैक्ट करेगा? ट्रांसपोर्टेशन वाले को करेगा कि हाँ गुड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसे कहाँ पहुंचे हैं अभी तक। तो ये किसने दूर किया? ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी से दूर हुआ। कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इट फैसिलिटेट exchange of information among producers, traders and consumers। जो ये सारे मीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज, इन सब के बीच में जो ये कम्युनिकेशन गैप है, कैसे सॉल्व हुआ? विद द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। द कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। मतलब आजकल तो आप फटाफट व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, मेल्स के थ्रू कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सिलरी की, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंक्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो रिक्वायरमेंट होती है मनी की। हमें मनी कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। या किसी बिजनेसमैन को फंड्स चाहिए बिजनेस रन करने के लिए, किसी को लोन चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए या बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, तो हम ये सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करते हैं? ये बैंक्स प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी या लोन्स टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस आपका इजीली रन करता रहे, इसलिए वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट पे देते हैं, आपको ओवरड्राफ्ट्स देते हैं। ये सब फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमें ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। बैंक्स हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स। जहां फंड्स की कमी आएगी वहां बैंक्स आपकी क्या करेंगे? बिजनेसमैन को हेल्प करेंगे, ताकि फंड्स की कमी की वजह से आप गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो उसमें आपको हेल्प किया जाएगा, बैंक्स आपको मनी प्रोवाइड करेंगे। Banks also provide the facility of overdraft, cash, credit limit, arrangement and payment of foreign currency in case of foreign trade। अब जैसे आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको फॉरेन करेंसी चाहिए पे करने के लिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको? हमारी कंट्री में तो रुपीज चल रहा है, तो ये कहाँ से हम एक्सचेंज करते हैं? हम बैंक से एक्सचेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? कि इंश्योरेंस है हमारे जो भी रिस्क आते हैं बिजनेस में। अब वो रिस्क कैसे आते हैं? रिस्क जैसे कि फ्लड आ गई, थेफ्ट हो गया, फायर लग गई, मतलब जो अनसर्टेनिटीज हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ ऐसा होगा, वो जो रिस्क है वो कौन कवर करता है? वो किसके अंडर आते हैं? वो इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंडर कवर होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, ताकि जो भी अनसर्टेन लॉस, मतलब लॉसेस से बेयर करने को। बिजनेसमैन हैव टू बेयर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बहुत सारे रिस्क उनको बेयर करने पड़ते हैं। आगे हम रिस्क के बारे में भी बात करेंगे।
Insurance provide protection for some kind of risk such as risk of loss due to fire, theft, accident, etc. The insurance company provide protection to employees also against the risk of accident while वर्किंग. वो एम्प्लॉयज का भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं कि अगर वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उस समय लाइक वो काम कर रहे हैं, किसी का मशीन में कोई हाथ आ गया, तो उनके लिए भी उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं. जैसे काम करते करते कुछ आग लग गई, कोई एम्प्लॉय फंस गया, उसके लिए भी हैं. फैक्ट्री के लिए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के तो हैं ही यही कि आपके गुड्स को सिक्योर करने के लिए, बट एम्प्लॉयज को भी इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाती है. Businessmen have to pay a nominal amount of premium and in return they get a compensation for loss from the insurance company. एक businessman को एक अपना nominal amount हर मंथ या ईयरली बेसिस पे वो पे कर देता है, पर उसके बदले में अगर कोई रिस्क आ जाता है जैसे कि अनवांटेड रिस्क या अनसर्टेनिटीज कोई आ जाती है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसका लॉस बेयर करती है. उसको इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या देती है, उसके बदले में जो इंश्योर्ड अमाउंट उसका रहेगा वो उसको पे कर देगी. चलिए अब बात करते हैं वेयर हाउसिंग की. वेयर हाउसिंग में क्या होता है, गुड्स को स्टोर किया जाता है वेयर हाउसेज में. यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि गुड्स प्रोड्यूस एक बार ही हो जाते हैं, पर हमें चाहिए, जैसे कि हमने वीट का एग्जांपल लिया था कि एक बार ही प्रोड्यूस हो गई और हमें चाहिए वो थ्रू आउट द ईयर. तो वो क्या है, उसकी प्रोडक्शन एक बार ही होगी तो उसके बाद उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी. तो ये जो स्टोरेज प्रॉब्लम थी कैसे सॉल्व हुई, वेयर हाउसिंग से. Goods are not consumed immediately when they are produced. Warehousing helps the businessman to overcome the problem of storage. Warehouses are constructed keeping in mind the nature of goods. Warehouses facilitate the availability of goods whenever required. अब वेयरहाउसेस ऐसे नहीं कि आपने 4 दीवारें खड़ी कर दी और ऊपर लेंटर डाल दिया तो आपका वेयरहाउस रेडी है. आपको देखना पड़ेगा कि कौन से गुड्स आपको स्टोर करने हैं. जैसे कि आपको एप्पल स्टोर करने हैं, अब एप्पल्स के लिए क्या आप नॉर्मल स्टोर में वो सारे एप्पल तो आपके सड़ जाएंगे. आपको देखना पड़ेगा आपका जो वेयर हाउस है उसमें कोल्ड स्टोरेज हो, तभी तो एप्पल्स आप स्टोर कर पाओगे. तो ये डिपेंड करता है वेयर हाउस में कि नेचर ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स किस टाइप के गुड्स आप स्टोर कर रहे हो. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट की बात जैसे हमने अभी की थी कि गुड्स जो है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंज्यूमर्स तो अनअवेयर हैं उस प्रोडक्ट्स के कि क्या क्या गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. तो हमें कैसे मालूम पड़ता है, ये एडवर्टीजमेंट से मालूम पड़ता है. अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि हमें इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स. ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, कंज्यूमर्स को, ताकि हमें पता रहे, हमें अवेयरनेस रहे प्रोडक्ट्स के बारे में. It is practically impossible for products and traders to contact each other and every customer. ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक एक पर्सन के पास जाके वो कांटेक्ट करें, एक एक पर्सन के पास जाके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें. दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं ताकि सबके नॉलेज में आ जाए. एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म्स द कंज्यूमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. अब यह क्या करता है, कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म किया जाता है क्या नया मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है या क्या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और उसके क्या क्या यूजर्स हैं, उसके यूटिलिटीज के बारे में भी बताता है. इट क्रिएट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन. मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि उस प्रोडक्ट की क्या क्या फीचर्स हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसके यूजर्स क्या हैं, क्वालिटी क्या है. इन दिस वे एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. इसी से एडवर्टाइजमेंट ने ही हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमूव किया है. आई होप आपको कॉमर्स का ये पार्ट समझ आ गया होगा. तो हम बढ़ते हैं आगे. आगे आपका बिजनेस का एक टॉपिक रह गया है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. उसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और रह जाएंगे, वो हम फटाफट से एक वीडियो में कवर कर लेंगे. अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. फिर आता है ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की.
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये एक ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल की भलाई के लिए होते हैं। जैसे कि और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम बिजनेस की जब बात करेंगे तो हम बात किसकी करते हैं? हमने बिजनेस कर तो बिजनेस को हम कैसे मेजर करते हैं? उसके प्रॉफिट से। तो इसी की बात हम आगे करेंगे। फर्स्ट इज सर्वाइवल। The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost and earn profit. सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या एम बिजनेसमैन का क्या होता है? वो होता है कि उसका बिजनेस सरवाइव कर पाए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। मतलब अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट, सपोज मैंने बेकरी ओपन की है, बहुत से वहां पे और भी बेकरी की शॉप्स हैं, सपोज 2-3 और बेकरी की शॉप्स है और मैंने भी एक बेकरी की शॉप खोल दी है। अब सबसे पहला मेरा एम क्या रहेगा कि मैं जो बाकी कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट करूं, ताकि मैं उस कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के बीच में सरवाइव कर पाऊं, ताकि मेरे पास भी कस्टमर्स आए। उस वहां पे हम खाली प्रॉफिट्स का ध्यान नहीं देते, वहां पे हम देखते हैं हम क्या और करें एडिशनल, ताकि हम उस मार्केट में सरवाइव कर पाए। और ये कैसे करेंगे? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। मतलब इतना कमाना है हमें कि ताकि जो हमने लगाया है हमारी कॉस्ट कवर हो जाए और हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लें, तभी हम उस मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट एम क्या होता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेक्स्ट इज प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब जितना हमने लगाया है उसके अकॉर्डिंग हम उतना प्रॉफिट अपने बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ लगा दिया हमने अपने बिजनेस में और प्रॉफिट हमको हो रहा है 1000। तो ये कोई मैच हो रहा है? उसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कि हमने जितना लगाया उससे हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नो डाउट प्रॉफिट हो रहा है, बट जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। प्रॉफिट वही कहलाएगा जो कि एडिक्वेट हो। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब कि अगर हमने 1 करोड़ लगा के और हम लैक्स में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो दैट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल। प्रॉफिट बहुत जरूरी है, किस लिए? अगर आपको सरवाइव करना है बिजनेस में, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए और अगर आपने बिजनेस में एक्सपांड करना है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। अब बिजनेस आप कोई कर रहे हो तो नो डाउट रिस्क तो होगा ही होगा वहां पे। आप प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एक मोटिवेशन होती है ताकि हम उस रिस्क को बेयर कर पाए। मतलब प्रॉफिट क्या है? हमको रिवॉर्ड मिलता है उसके बदले में कि हमने ये रिस्क बेयर किया। मतलब हमने सपोज पैसा लगा दिया तो हमने, अब आपको तो नहीं पता ना कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो वो क्या है? वो रिस्क ही है ना। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको और मोटिवेशन आती है कि हम और आगे बढ़े और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें और ग्रोथ लाएं उसमें। तो ये कैसे होगा? ये जब तक आपको एडिक्वेट प्रॉफिट मिलते हैं तब। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ग्रोथ की। हमने सरवाइव कर लिया, हमने प्रॉफिट कमा लिया, अब हम क्या करेंगे? अपना चाहते हैं कि हम और एक्सपांड करें और ब्रांचेस खोलें। क्यों? क्योंकि बिजनेस को हम मेजर ही ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं ना, सपोज आप 2 शॉप्स देख रहे हो, दोनों शॉप कपड़े की है, एक छोटी शॉप है उतनी और एक सपोज क्या कहते हैं मान्यवर है। अब मान्यवर क्या है? ऑल ओवर द इंडिया है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आप ऐसे ही देखोगे ना कि मान्यवर ने कितना एक्सपैंड कर लिया है, कितना बिजनेस है उसका प्रॉफिट कितना है, क्योंकि उसके शोरूम से बड़े बड़े। तो हम ऐसे देखते हैं। तो ये कैसे होता है? ये होता है कि कितना वो बिजनेस को हम कैसे मेजर करते हैं कि वो ग्रोथ हो रही है उसकी और वो कितना अर्न कर पा रहा है। बिजनेसमैन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज। The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of। अब हम ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? ग्रोथ को हम कैसे देखते हैं कि कितनी सेल्स हो रही है, उसकी कितनी ब्रांचेस खुल गई हैं, कितने उसने प्रोडक्ट्स और इंक्रीज कर लिए हैं। एम्प्लॉयज, सपोज पहले मान्यवर एक छोटा सा शोरूम था, एक ही जगह पे था, उसके पास खाली 10 एम्प्लॉयज थे। अब वो जगह जगह खुल गया है तो नो डाउट एम्प्लॉयज भी तो बढ़ेंगे उसके। हर जगह एम्प्लॉयज चाहिए। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि बिजनेस उसका कैसे ग्रो कर रहा है। ये तो हमने बात कर ली बिजनेस के फायदों की, बिजनेस में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या एम करता है। अब हम बात करेंगे सोसाइटी की। वो आएगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ये बिजनेस खाली अपना फायदा नहीं सोच सकता, बिजनेस ने सोसाइटी का भी फायदा सोचना है।
इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, इट्स सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। मतलब बिजनेस जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है बिजनेसमैन, उसके प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए और प्राइस नॉमिनल होना चाहिए, नॉमिनल इन द सेंस अफोर्डेबल होना चाहिए। जैसे कि कस्टमर्स प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे आर of satisfactory quality and available at reasonable price। no doubt आप या हम भी जाते हैं लेने कुछ भी कोई सामान, सपोज हम लेने चले गए रेफ्रिजरेटर, तो वो हम क्या देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में हम क्या देखते हैं कि वो कितने साल चलेगा, यही देखते हैं ना। और सपोज आप लेने गए हो प्रेशर कुकर, तो उसमें आप क्या देखोगे, ये कितना सेफ है, मतलब कहीं फटफुट तो नहीं जाएगा। मतलब हर गुड्स का नेचर अलग है, हम हर गुड को अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे कि कुछ हम बहुत एक्सपेंसिव या बहुत वैसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे घर का आपने टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन, इनकी आप क्या देखते हो, इनकी हम ड्यूरेबिलिटी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स सच एज रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी, कार, स्कूटर, क्वालिटी में mean durability and the products like pressure cooker, gas cylinder etc means safety। मतलब हर प्रोडक्ट की अपनी एक क्वालिटी है। लाइक अगर आप टीवी लोगे तो आप ये सोचोगे ना, कम से कम चलो अब हमने आज टीवी ले रहे हैं, आप रोज तो टीवी लोगे नहीं, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी, वो ड्यूरेबल रहे, मतलब एटलीस्ट आप सोचोगे कि वो लंबे टाइम तक चले। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेस, स्पाइसेस, मेडिसिन, अगर ऐसे प्रोडक्ट्स आप लेने जा रहे हो, मेडिसिन हो गई हैं, पल्सेस घर का कुछ खाने का सामान है सॉरी कुछ खाने का सामान है, तो आप यही सोचोगे ना कि उसमें प्योरिटी हो, इम्प्योर ना हो, उसमें मिलावटें कम हो। To survive in the market for a long run and to maintain the goodwill, the businessman must supply products with the right quality at right price। अगर मार्केट में सरवाइव करना है, अब बिजनेसमैन को गुडविल बनानी है, उसे क्या करना होगा, राइट क्वालिटी देनी होगी और एट राइट प्राइस। क्वालिटी भी सही होनी चाहिए एंड प्राइस भी अफोर्डेबल होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब बिजनेसमैन कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करे, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग ना करे, गुड्स को अपने पास इकट्ठा करके ना रखे, गुड्स में मिलावट ना करे, तो ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड नॉट इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कैसी ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग ना करे, मतलब गुड्स का जो रेट है उसको जस्ट डबल में बेचना या ज्यादा में बेचना। होर्डिंग मतलब गुड्स को अपने पास स्टॉक करके ना रखे, जैसे डिमांड आ रही है उसको सेल कर दे। अगर अपने पास स्टॉक करेगा तो क्या होता है, गुड्स का रेट्स बढ़ जाते हैं। एडल्टरेशन मतलब होता है कि मिलावट ना करे, जैसे दूध में पानी मिला दिया, तो चलो पानी मिलाए तो ठीक लगता है हमें, बट जब पता लगता है कि दूध में डिटर्जेंट्स मिल रहे हैं, तो क्या आपको मालूम पड़ेगा कितना मिलावटी, तो क्या हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे, नहीं। जैसे कि मसाले हो गए, मसाले में क्या करते हैं वो लोग, सपोज रेड चिली पाउडर, उसमें क्या करते हैं, ईंटे को घिस के डाल देते हैं ताकि उसका कलर आ जाए। पल्सेस में क्या करते हैं, स्टोन्स मिक्स कर देते हैं ताकि उसका वेट बढ़ जाए। ये सब क्या है, एडल्टरेशन, मतलब ये भी उसको नहीं करना है। ये सब किस में आ जाता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल नहीं है। So every business organization should aim to avoid such undesirable activities। Next is employment generation। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कंट्री में सबसे मेजर प्रॉब्लम है। ये कैसे कवर होगी, ये बिजनेसमैन की एक मतलब एफर्ट से कैसे हम उसको करेंगे, कि कैसे वो करेगा। बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज and helps in overcoming the basic problem of developing countries। मतलब कि जैसे और ग्रोथ आएगी, जैसे और ब्रांचेस खोलेगा, उसको और एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज वर्क करेंगे वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। और उसको क्या करना है, और बिजनेसमैन मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू हैंडीकैप्ड। अगर कोई हैंडीकैप्ड है, डिसेबल है और पुअर है, तो उसको स्पेशल प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, स्पेशल प्रेफरेंस देनी होती है ताकि वो बिजनेस सोसाइटी में सरवाइव कर पाए। चलिए, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस। मतलब जो कम्युनिटी में हम रह रहे हैं उनमें क्या करना, सर्विसेज प्रोवाइड करनी। कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी, जैसे कि
Many business organizations क्या करते हैं, engage in various community services, जैसे कि स्कूल्स बना देते हैं, सेटिंग अप द स्कूल्स, मतलब कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं। चैरिटेबल डिस्पेंसरीज प्रोवाइड कर पाए, जैसे कि चैरिटेबल डिस्पेंसरीज खोल देते हैं ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो चैरिटेबल डिस्पेंसरी से जाके परचेज कर सकते हैं। डोनेटिंग मनी फॉर सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, जैसे कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है कोई रिलीजियस वर्क का, तो वहां पे डोनेशंस दे दी कि वो प्रोग्राम अच्छा हो जाए। तो ये क्या है, मतलब कम्युनिटी में कुछ उनकी भलाई के लिए कुछ सोशल वर्क करना, जैसे कि कुछ भी स्कूल्स खोल दिए कि बच्चों की एजुकेशन के लिए कर दिया, कुछ चैरिटेबल डिस्पेंसरीज खोल दी, या आपने कुछ पुराने कपड़े दे दिए किसी एनजीओ में, कोई एनजीओ खोल दिया। ये सब क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज में आता है। इससे क्या होगा कि बिजनेसमैन की रेपुटेशन और एक पब्लिक इमेज बनती है अच्छी वाली, मतलब कि वो जैसे कि उसकी रेपुटेशन और गुडविल बहुत अच्छी हो जाएगी कि हाँ वो बहुत अच्छा बिजनेस है। ऐसे से बहुत, जैसे सपोज कोई बड़ा बिजनेसमैन है, सपोज धीरू भाई अंबानी जी थे, उन्होंने कितना कुछ खोल दिया होगा, तो वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा कम्युनिटी सर्विसेज में। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब बिजनेस तो कर रहा है वो, अब बिजनेसमैन का ये भी फर्ज बनता है कि वो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि आप इंडस्ट्रीज सेटअप करते हो और उसमें से क्या निकलता है, बहुत सारा स्मोक निकलता है, बहुत सारा कूड़ा वेस्टेज निकलती है। तो अब क्या, अब वो ऐसा है कि रेसिडेंशियल एरिया है, बगल में आपके इंडस्ट्री चल रही है, वो सारा धुआं है, वो हमारे को क्या कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो हम अगर वहां उसमें रहेंगे तो क्या होगा, जो लोग हैं वहां के वो बीमार ही तो होंगे। तो ये सब किसने ध्यान रखना है, एक बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री वो सेटअप कर रहा है तो वो कहाँ हो, थोड़े रेसिडेंशियल एरिया, मतलब कहीं आउटर में हो, और जो वेस्ट है, वो जो वेस्टेज है उसका भी उसको प्रॉपर बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि वो वेस्टेज उठा के वो रिवर्स में ना डाल दे। जैसे कि बिजनेसमैन शुड टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू चेक एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। इट मस्ट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ effluent, smoke, waste in order to avoid various types of pollutions। मतलब कि आप कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको यह ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, उसमें पोल्यूशन ना क्रिएट हो, जो कि सब लोगों के लिए हानिकारक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने बात कर ली, अपने बिजनेस की भी बात कर ली थी, सोसाइटी के लोगों की भी बात कर ली, सोसाइटी का भी भला कर दिया। अब हम किसका भला करेंगे, अपने एम्प्लॉयज का, जो वर्कर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयज का भला कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एम्प्लॉयज आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस की ग्रोथ में किसका हाथ होता है, एम्प्लॉयज का, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज मन लगा के काम नहीं करेंगे तो क्या हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। खाली एक बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होता बिजनेस को ग्रो करना, उसके अंडर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, उन्हें भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देना, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देना, उनको भी मोटिवेट करना होता है ताकि उनका भी काम करने को मन करे। टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब कि हम उनका मैक्सिमम जो एफर्ट्स वो लगा सकते हैं वो मैक्सिमम हम कैसे उनसे लेंगे, उनको मोटिवेट रख के, टू कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड। The business must take care of their employees by pursuing the individual objectives। अब वो क्या क्या individual objectives है, जैसे कि providing good working condition, मतलब जहां एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका एनवायरमेंट सेफ हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जहां वो बैठा है वो कूड़े का ढेर पड़ा है या जो भी पड़ा है, मतलब वो जहां वर्क कर रहा है वो सेफ एनवायरमेंट में काम करे। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव या सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज, हमें टाइम टू टाइम और जितनी उसकी एफर्ट्स के लिए हमें सैलरी देनी चाहिए, हमें उतनी सैलरी या वेजेस उसको प्रोवाइड करने चाहिए। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एंड कीपिंग अपडेटिंग देयर नॉलेज। अब एम्प्लॉयज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे डे टू डे और इनोवेशंस आ रही नई, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एम्प्लॉयज की नॉलेज को भी अपडेट रखें और टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग दें ताकि वो नई जो इनोवेशंस है वो उनके अंदर भी आए और उस अकॉर्डिंग वो काम करें। Peer recognition and respect by encouraging employees to take initiative and participating in decision making।
हमें ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को एनकरेज करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगा के, मन लगा के काम करे। ऐसा नहीं कि हम किसी को डिस्करेज कर रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, मतलब हमें सब एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स, उनको स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी, रहने के लिए घर दे दो, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दे दो, ताकि वो उन्हें ये दिखे कि हाँ काफी सारी फैसिलिटीज मिल रही, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड रहे, मन लगा के काम करें। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल टिल हेयर। अब हम कल बात करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस की, वो भी कल के लेक्चर। चलो बाय टू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं आप सभी को कल की वीडियो में।